वो बात कम चर्चा में आई, जबकि मूल बात वही है। ये जो यूपीएस का जो जन्म हुआ है ना, ये कहां से हुआ मालूम है दीपक जी? ऐसा नहीं कि दिल्ली में कोई विद्वान अर्थशास्त्री बैठ के कोई बना दिए, नहीं। ये बेसिकली जगन रेड्डी की सरकार ने जो अपने यहां पेंशन योजना लागू की थी, ये उसका क्लोन है यूपीएस। समझ रहे? ये बात अभी आपको बहुत ज्यादा कहीं मिलेगी नहीं चर्चा में, क्या? और गूगल पे तो कतई नहीं मिलेगी। ये जगन रेड्डी की योजना का क्लोन है, ठीक? जैसे नहीं भेड़ का क्लोन बना रहे, बकरी का क्लोन बना रहे वैज्ञानिक, वैसे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेके विभिन्न न्यूज चैनल्स में आपने तमाम प्रकार की डिबेट्स देखी होंगी, जिसमें कई साथी इसके पक्ष में भी उतर के आए हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा और आने वाले समय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन कई पक्ष ऐसे भी हैं जो इसके खुलकर सामने विरोध में आ गए हैं और उनका साफ कहना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए एक छलावे से कम नहीं है और आने वाले समय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो आखिर क्या वजह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में ऐसा कहा जा रहा है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना एनपीएस से की जा रही है, जबकि तुलना ओपीएस से की जानी चाहिए थी? ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको एक न्यूज़ चैनल की लाइव डिबेट के महत्वपूर्ण अंश दिखाने वाले हैं, जिसमें जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार बंधु जी, उनके क्या विचार हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके, उन्होंने क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या जवाब दिया है इस लाइव डिबेट में। साथ ही जो हमारे न्यूज एंकर हैं श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो जाने माने निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार हैं और हमेशा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन करते आए हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उनके भी वक्तव्यों को हम इस लाइव डिबेट के महत्वपूर्ण अंश में आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार है जिनके द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, उनके पार्टी प्रवक्ता का क्या कहना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके। तो आज के वीडियो में हम इस लाइव डिबेट के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस लाइव डिबेट के महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो यूपीएस का जो जन्म हुआ है ना, ये कहां से हुआ मालूम है दीपक जी? ऐसा नहीं कि दिल्ली में कोई विद्वान अर्थशास्त्री बैठ के कोई बना दिए, नहीं। ये बेसिकली जगन रेड्डी की सरकार ने जो अपने यहां पेंशन योजना लागू की थी, ये उसका क्लोन है यूपीएस। समझ रहे? ये बात अभी आपको बहुत ज्यादा कहीं मिलेगी नहीं चर्चा में, क्या? और गूगल पे तो कतई नहीं मिलेगी। ये जगन रेड्डी की योजना का क्लोन है, ठीक? जैसे नहीं भेड़ का क्लोन बना रहे, बकरी का क्लोन बना रहे वैज्ञानिक, वैसे। उनकी योजना चुनाव में गई। बड़ी फायदे की बात कह रहा हूं आपकी सोनकर जी, ये सुनिए। दिल्ली लखनऊ वालों को बताइए और लखनऊ वालों को दिल्ली वालों को बताएं। उनकी योजना चुनाव में गई, अभी सुपड़ा साफ हो गया। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आंध्रा में सब तरफ ध्वस्तीभूत हो गई जगन की पार्टी। सियावर रामचंद्र की जय, क्या? और उस योजना के खिलाफ थे चंद्रबाबू, और चंद्रबाबू ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस कहा था, क्या? तो चंद्रबाबू के माथे पर रोली चंदन तिलक लगा और गले में विजयमाल पड़ी, क्या? वो राजा हो गए और जगन रेड्डी का दफ्तर भी गिरा दिया लोगों ने। तो वो वहां से क्यों लाए चीज, जो चीज चुनाव में पिट गई, जो आंध्रा में पिट गया मॉडल, क्या वो आप देश भर में लागू करना चाहते हैं दीपक जी? इस एंगल से किसी ने पूछा भी नहीं होगा आपसे। आखिर आंध्र प्रदेश में भी जनता तो भारत की है ना, उसने उस मॉडल को खारिज कर दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया। मित्र, आप उसमें थोड़ा बहुत पाउडर वाउडर लगा के, क्रीम व्रीम लगा के, काजल आजल आप ले आए, बोले ये यूपीएस है। मैंने दोनों को जब देखा, मैंने कहा जगन का पॉलिसी भी देखे तो पता लगा ये तो उसी का क्लोन है। दीपक सोनकर जी,
दीपक जी। जी अमिताभ जी, मुझे जी। आवाज आपकी नहीं मिल पाई। आ रही आवाज जी। जी, आपका सवाल एक बार दोहरा सकते कि मैं ये कह रहा हूं, आप सुन लीजिए संक्षेप में। ये यूपीएस जो आप लाए हैं, ये जगन रेड्डी आंध्र के पुरानी सरकार के मुखिया, वो एक फॉर्मूला लाए थे पेंशन का जो उन्होंने 5 साल चलाया। उस फॉर्मूले का ये क्लोन है, बच्चा है क्या? और आंध्र के चुनाव में वो क्लोन, ओरिजिनल फार्मूला ही पिट गया भाई, ध्वस्तीभूत हो गया। जगन रेड्डी की पार्टी शर्मनाक पराजय से कुछ किए जो गर्त में जा गिरी। तो ऐसे लुटे पिटे फार्मूले को ब्यूटी पार्लर भेज के आप क्यों लाए यहां, ये पूछ रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, हमेशा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की जनता और देश की जनता के हित के कार्य ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लगातार इस विषय को लेकर के सामने आने के बाद जो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के नाम पर लोगों से सुझाव लिए गए, उनके साथ बहुत सारे मंथन के बाद ये निर्णय निकल करके आया है जो यूपीएस की एक भाषा को आप बता रहे हैं। देखिए, यूपीएस में ही जो ओल्ड पेंस, चाहे वो एनपीएस में रहे चाहे वो यूपीएस में रहे, ऐसा केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव में बताया है और लगाया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार पर ये सवाल करने वाले लोग जो सवाल करते हैं कि ओपीएस नहीं होना चाहिए, ओपीएस करने पर भी क्या राजस्थान में, क्या हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्या ओपीएस को लागू करा गया? क्या मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही तो क्या ओपीएस को लागू करा गया? देखिए, देश के जनता के एक एक हित के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए और पूरे नियमबद्ध तरीके से कि कितने वर्ष किसकी नौकरी है, उतने उसके परसेंटेज पर उसके परिवार को ध्यान में रखते हुए, उसके आर्थिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए, इस सारे विषय को देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सारे विषय निकल करके आए, उसके आधार पर इस यूपीएस का गठन किया है। और निश्चित तौर पर इस पर जनता के हित पर है, सरकारी कर्मचारियों के हित पर है, जिससे केंद्र शासित सरकारी कर्मचारी केंद्र में अंतर्गत लोगों को, उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक, दीपक जी, 2 बातें कहूंगा आपसे। एक तो आपने कहा कि हरियाणा, कहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ओपीएस, वहां ओपीएस राज्य सरकारें दे ही नहीं सकती, क्योंकि केंद्रीय जो संगठन था उसने पैसे देने से मना कर दिया। अपना घर बेच के पेंशन देगा कोई, और घर भी बेच दे तो कितनों को दे लेगा। इसलिए वहां तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि बहुत ज्यादा कमेटी बनाई, कमेटी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, रात भर मेहनत की, सोई नहीं है, और बिल्कुल जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष तपस्या की वैसी तपस्या की। ये बात ठीक नहीं है। मैं तो पेंशन में अप्लाई कर नहीं रहा, और ना मैं सपा का मेंबर ना भाजपा का, क्या मैं बीजी बंधु के टेवा में भी नहीं। मैंने जब जगन रेड्डी की सरकार के उसको पढ़ा और इसको देखा, यूपीएस को, गुरु सच्ची बात कहें, मेहनत की जरूरत ही नहीं। कहां मेहनत की, अब ये ढूंढो जाके, कमेटी वालों को पकड़ो कि तुमने मेहनत की कहां। ये 95% उसी का क्लोन है मित्र। तो मेहनत किस में कर रहे थे? बर्फी बनी हुई थी, वो सफेद थी, आपने इस पे गौ छाप रंग लगा दिया, बोले नारंगी बर्फी बनाई हमने रात दिन मेहनत करके। अरे नहीं, बर्फी तो बनी थी यार, उसमें नारंगी रंग लगाया, गौ छाप जो बूंदी में पड़ता पहले। अब बोले हमने बनाई, दूध लेने से लेके, भैंस पालने से लेके, और पूरी हमारी। ऐसा नहीं है। और बहुत पहले शायद विजय बंधु की याद हो, मैंने इनसे एक बार टेलीफोन पर कहा भी था कि आंध्र वाली पेंशन शायद सरकार लागू कर सकती है केंद्र में, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या आप वही तो लेके आ गए यार, गजब बात कर रहा हूं। बच्चे का खिलौना धो धा के रख दिया, बोले नया लाए। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमेटी वालों ने कोई बहुत मेहनत नहीं की, कॉपी पेस्ट मारा है क्या, और प्रिंट ले लिया, उसका नाम यूनिफाइड पेंशन योजना कर दिया। जी अमिताभ जी, क्या यूपीएस से उन केंद्र शासित जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं, क्या उसको उनका लाभ नहीं मिलेगा? उस पेंशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा, जो चाहे वो उनके परिवार के लिए 25 वर्ष से अधिक 60% उनके वेतन के अनुसार हो, चाहे वो जो 10 वर्ष से अधिक कर रखे हो तो उनको 10,000 रुपए के रूप में भुगतान के लिए पेंशन हो। तो लाभ तो हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो हमारे जनता है, उसी को मिलेगा ना यूपीएस का लाभ। देखो दीपक जी, और बंधु जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन दीपक जी एक बात आपसे कहूंगा, मैं इस मामले में बड़ा, मेरा अपना सिद्धांत है
और मैं इसलिए इस सिद्धांत को अब नहीं छोड़ सकता। मैंने कृषि कानून के समय भी यही बात कही थी भाजपा के मित्रों से। भाजपा के मित्र कहते थे अमिताभ जी ये नासमझ है, जो लोग नहीं समझ पा रहे, किसानों को भड़का रहे, किसान भी नासमझ है, ये किसानों को वैकुंठ दिखा देगा धरती पे, ऐसा कानून हम लाए। हमने कहा भाई हो सकता है वैकुंठ से भी डबल वैकुंठ दिखा दो आप, लेकिन मैं इस कानून के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि किसान इसके पक्ष में नहीं। जिसके लिए कानून लाए वो तो पक्ष में हो यार। आप बोले कि भाई ये गुड्डू है, इसके साथ शादी कर दो लड़की की। लड़की को लड़का पसंद नहीं क्या? और चाचा को पसंद है, फूफा को पसंद, फूफा के साथ शादी होनी नहीं ना? फूफा की भौरी पड़ेगी नहीं ना, कि चाचा की पड़ेगी? बोले बिटिया की अम्मा को, अरे अम्मा थोड़ी ना जाएंगी ब्याह के भाई। बेटी और बेटा आपस में पसंद कर रहे एक दूसरे को कि नहीं। मेरे लिए लोकतंत्र में योजना वैसी होनी चाहिए जो जिसके लिए है उस बृहत्तर वर्ग को वो संतुष्ट करे। आपने किसान कानून वापस लिया था, तब भी मेरी सोच सही साबित हुई थी। आज मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर आपको दो चीजों में आना पड़ेगा। लिख लीजिए मेरी बात। आप ओपीएस भी लागू करेंगे, आपके ही श्रीमुख से उसकी भी घोषणा होगी, आज हो साल भर बाद हो, लेकिन मेरी समझ कहती है 27 से पहले, 2027 से पहले, क्योंकि तब स्टेक बड़ा है। और विनोद भाई, और जातिगत आरक्षण की घोषणा भी किसी भी दिन आप रात में सुन सकते हैं। आज हो कल हो, मैं तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन यह भी लिख के रख लीजिए। कास्ट सेंसस और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों आज कल परसों नरसों किसी दिन भी होंगी जरूर, ये तय मान लीजिए। विजय बंधु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जैसे दीपक जी ने दो बातें कही तो मैं उन पर थोड़ा सा कहना चाहता था कि उन्होंने कहा कि यहाँ सरकारें तो नहीं लागू हैं। पश्चिम बंगाल में, अरे क्या थी, हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू है, राजस्थान में ओल्ड पेंशन लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, झारखंड में लागू है, और पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी कभी एनपीएस लागू नहीं हुई। पहले तो ये जानकारी दोस्त है। दूसरा इन्होंने कहा कि यूपीएस से लाभ होगा। यही बात पिछले 20 सालों से एनपीएस के बारे में बताई जा रही थी। रोज एक एक से बातें, वो शानदार बातें, एनपीएस में ये है, एनपीएस में ये, एनपीएस में 20 साल हो गए, 4 से लागू हुई और आज 24 हो गया। तो आज आपने यू टर्न कर लिया, आपने यूपीएस पे आ गए आप। तो कल जो 20 साल आपने गाथा गाई, वो गाथा क्या हुई? इसका मतलब जो बात कही जा रही थी एनपीएस बारे में वो सही निकली, और आज आप फिर आकर के यूपीएस भी गाथा गा रहे हैं। जबकि मैं सर बता रहा हूं, जो जानकारी लोगों की लगातार आ रही है, लोग ये बात कह रहे हैं एक भी एनपीएस कर्मचारी जो उसके अंतर्गत में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कौन संगठन, कौन नेता क्या बोला मुझे नहीं पता, मैं ये जानना चाहता हूं जो एनपीएस के अंतर्गत है उसको वो यूपीएस भी पसंद नहीं है। पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ, एक बात इसमें जरूर थोड़ा पॉजिटिव हम लोगों के बीच में आया कि चलो प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लिए, सरकार कम से कम इस पर गंभीर हुई। अगर वो एनपीएस से यूपीएस पे आ सकती है तो और जोरदार तरीके से बात हो ओपीएस पे आ जाए। ये पॉजिटिव माहौल लोगों के अंदर गया है, ये चर्चा है जी। दिल्ली से जयपुर जब जाते हैं, रणवीर जी आपके पास आऊंगा, दिल्ली से जयपुर जब जाते हैं तो एक बीच में जगह है, उसका नाम है मिडवे। वहां रिफ्रेश होने के लिए और चाय के लिए लोग रुकते हैं। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे दीपक बाबू कि ये मिडवे है पेंशन का। क्या? एनपीएस से गाड़ी चली है, यूपीएस मिडवे है, ओपीएस डेस्टिनेशन है। और कुछ कुछ मैं सहमत हूं इस बात से, होगा यही। मैं फिर कहता हूं, लोकतंत्र में बाबू क्या कहते इससे महत्वपूर्ण महत्व नहीं। जिसको सरकारों के भाग्य को लिखने की ताकत हासिल है, वो क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। रणवीर सिंह, विजय बंधु, अमिताभ अग्निहोत्री या ननकू या रज्जाक या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आशीष जी और आप भी, सब लोग, हम लोग 5 साल में एक दिन छोड़ के चलो किसी लायक ना हो, लेकिन एक दिन तो लायक है ना, जब ईवीएम हमारे अंगूठे पर है। वही दिन बहुत सबसे बड़ा है मित्र। बाकी क्या रखा लोकतंत्र में? बाकी तो कहानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं रणवीर सिंह जी, आप और आपका संगठन, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जो बच्चे हैं
और बल्कि हमारे सेना का भी चरित्र मोटे तौर पर यही है, जो जवान हैं, अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, जवानों की बात कर रहा हूं, वो उनमें से मेरे ख्याल से 90 क्या 95% गांव कस्बों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, किसानों की संतानें हैं। रणवीर जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल राइट कह रहे हैं। उनके पिता के पास उतना सामर्थ्य नहीं कि बेटा शहीद हो जाए तो उसके परिवार को पाल ले या अपना ही रोटी खा ले। रणवीर जी, वो ग्रेटर कैलाश और सुंदरनगर में रहने वाले लोगों की संतानें नहीं है ना जी। तो सवाल उठता है कि जैसे सेना के परिवार हैं, उनके भलाई के लिए, पुनर्वास के लिए, शहीद परिवारों की देखभाल के लिए सेना झंडा दिवस को सरकार ने बनाया। उससे जो राशि मिलती है वो युद्ध में हुए अपंग सैनिक, उनके बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण में वो राशि काम आती है। हमने 5 बार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले, होम सेक्रेटरी भल्ला साहब से मिले, कहा कि साहब इतना तो कर दीजिए कि सेना झंडा दिवस की तर्ज पर अर्ध सेना झंडा दिवस कोष की स्थापना कर दीजिए। इसमें आपको किसी एक्स्ट्रा मनी की जरूरत नहीं है, बजटीय प्रावधान नहीं चाहिए। आप जैसे लोग पैरामिलिट्री वेल विशर्स, आम इंडियन जो है उसमें कोष में दान देंगे, वो राशि हमारे परिवारों के काम आएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज जाए कि माननीय केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात 2 फरवरी 2021 में हुई। उन्होंने वायदा किया कि ठीक है, या तो 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस या 31 अक्टूबर सरदार पटेल द फाउंडिंग फादर सीआरपीएफ, उनके उस पे हम कोष की स्थापना करेंगे। अब सैनिक कल्याण बोर्ड हर स्टेट में है, मार्टियर फैमिलीज के लिए, लेकिन अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड पूरे इंडिया में हरियाणा को छोड़ के कहीं नहीं है, और हरियाणा में हमारे नाम पे भागीदारी नहीं। सैनिक स्कूल 14 नवंबर 2019 को माननीय वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमन से मिले, उनके ऑफिस में गुहार लगाई के साथ 100 नए सैनिक स्कूल आप खोल रहे हैं, कम से कम अर्ध सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री स्कूल खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि यस मैं खोलूंगी, एमएचए अगर प्रपोजल भेजे तो। साहब जी, हम लोग आधे अधूरे ठगे से कितने जवान आए दिन शहीद होते हैं। सरकारें बताएं कि कितने लोग, कितने डीजी, कितने फोर्स ऑफिसर उनके घर में उनके पता लगाने के लिए गए कि आप किस हालत में है। कोई नहीं, कोई नहीं। आधे अधूरे ठगे से, सुविधाओं से मार। ठीक है रणवीर जी, बहुत बहुत कारुणिक कहानी है हमारे अर्धसैनिक वालों की। दीपक सोनकर जी, एक सेकंड और अगर जी एक जी पॉइंट जी और जी है अगर, जी रणवीर जी जी कहिए। माननीय प्रधानमंत्री आए साल दिवाली सरहदों पर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान के बीच में मनाते हैं। अभी फिर दिवाली आ रही है, बिग सैल्यूट। पहले प्रधानमंत्री जलेबी खा के आ जाते हैं, साहब जवान थोड़ी बोलेगा कि मेरी पेंशन लागू कर दो। अब समय आ गया कि इस बार अक्टूबर में मीठी दिवाली आए और ओपीएस का बनंजा दें और सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस ले लें। ठीक बात रणवीर जी, बड़ी अच्छी बात। दीपक जी बड़ा भावुक बात कह रहे हैं रणवीर जी, और उस बात से मैं भी मुतमईन हूं। अर्धसैनिक दिवस, झंडा दिवस जैसे सेना के लिए है, बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? इसमें कौन सी पार्लियामेंट की बैठक बुलानी है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? देश भर से सेंसस तो करानी नहीं, इसमें रायशुमारी। या सैनिक स्कूल हम खोलते हैं, अर्धसैनिक बलों के नाम पर भी स्कूल हो। ये छोटी छोटी चीजें, डीजी और इस तरह के जो अधिकारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनको ये मैंडेटरी हो कि वो मतलब जो कमांडेंट टाइप स्तर तक के अधिकारी हैं और डीजी से लेके उनके लिए मैंडेटरी क्यों नहीं है कि वो जो भी शहादत देने वाले परिवार है उनसे संपर्क में रखे रहे, जो विकलांग हो गए उनसे संपर्क में रहे। ये सब सामान्य चीजें हैं। इनके लिए अगर बोलना पड़े रणवीर जी को तो ये हम सबके लिए शर्म की बात नहीं है दीपक जी।
एक बार जो विधायक रह ले वो जिंदगी भर च्यवनप्राश खाए सरकारी, और ताकत की दवा ले दिन में 3 टाइम है, और इनके यहां कोई पूछने वाला नहीं। दीपक बाबू देखिए अमिताभ जी, जी, आर्मी के एक एक सदस्य, चाहे वो किसी बीएसएफ में हो, एसएसएफ में हो, वो देश की जनता के लिए सुरक्षा का काम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए वो एक बराबर है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विषय आ रहे हैं, इस पर भी ये सब जो ओपीएस की बात आई थी उसको लेकर के यूपीएस लाने का काम किया गया, इस पर भी कमेटी काम कर रही है, जांच की काम कर रही है। और निश्चित तौर पर एक एक व्यक्ति के लिए, मैंने कहा ना, एक बात चर्चा में जरूर आई थी, मैं उस बात को जोड़ूंगा। आपने भी कहा कि आने वाले समय में एनपीएस भी आ सकता है, ओपीएस भी आ सकता है, और भी चीजें आएंगी। और वही जो उदाहरण आपने किसान बिल को दिया, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता सर्वप्रथम है। जैसा जनता जनार्दन के हित में होगा, जनता के हित के कार्य होंगे, निश्चित तौर पर निर्णय उसी प्रकार का होगा। चाहे की बात हो, चाहे यूपीएस की बात हो, चाहे अन्य किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो, अगर उनके हित का विषय है, उनके हितकारी विषय, तो उसका निर्णय निश्चित रूप से रहेगा। दीपक जी, मैं आशीष जी के पास चलूं उससे पहले एक बात रुकूं। मैं एक बात नहीं समझ पाता, सारे विद्वान लोग हो, फिर ये बात नहीं समझ पाता कि मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई बाजार में एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। अब दीपक सोनकर जी कहेंगे प्रस्ताव अच्छा है, इसके लिए कमेटी बना रहे, विचार करेंगे। क्या? अरे हो, जहां आदमी वहां शौचालय नहीं होगा, क्या विचार करेंगे इसमें? तो तत्काल करो यार, 1 मिनट में होना चाहिए। बोले नहीं, चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दी है। अब वो पता लगा जितने शौचालय ने उतने का कमेटी नाश्ता कर गई। क्या? उतने का कमेटी नाश्ता कर गई, काजू वगैरह, अंजीर का जूस और टीएडी अलग। अगर हमने आपसे कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए एक कोष इकट्ठा करने के लिए अर्धसैनिक झंडा दिवस सेना का है जैसे, वैसा बना दो, इसमें क्या कमेटी बनेगी और क्यों बनेगी? ये कमेटी का विषय है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, गृह मंत्रालय के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। मित्र, इसमें काय की कमेटी? आप लोगों की भी आदत खराब हो गई, हर चीज में बोला कमेटी, कमेटी पता नहीं लगता। ये कोई नीतिगत मसला है नहीं ना, ये सम्मान का विषय है। होम मिनिस्ट्री एक प्रपोजल भेज दे 2 पैरे का कि हम चाहते हैं कि देश भर में 100 अर्धसैनिक स्कूल खुले। फाइनेंस मिनिस्टर से को टेलीफोन कर दीजिए, सैंक्शन हो जाएगा, लग जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। उसमें कमेटी क्या करेगी? हमने शादी नहीं की, बारातें तो बहुत की। हमने सरकार में हम अधिकारी नहीं रहे, ना मंत्री रहे, लेकिन हम अधिकारियों को भी जानते हैं और मंत्रियों को भी जानते हैं। 35 साल से काम ही ये कर रहे हैं, इसलिए हमको पता है जो करना चाहो तो 1 मिनट में होता है। आशीष जी, आपकी बिरादरी यानी राजनेताओं से मुझे एक बड़ा कष्ट हमेशा रहता है। कोई बात, तार्किक बात कहे, बोले ठीक है, देखते हैं, इसमें प्रपोजल मंगवाते हैं, पर कमेटी बनाएंगे। क्या? और आपको जाना हो बीहड़ जंगल में, क्या, जहां 200 साल से लाइट नहीं गई, लाइट नहीं पहुंची हो, क्या 3 दिन में जगमग 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 हो जाएगा कनॉट प्लेस जैसा जंगल। क्या? रोड फोर्ट सब बन जाएगी, खंबे लग जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा और अंग्रेजी टॉयलेट बन जाएगा। क्या? नहीं, जब आपका जहाज उतरेगा तब तक वहां बिल्कुल वैकुंठ हो जाएगा। नहीं, तब आप लोग कोई कमेटी नहीं बनाते, कोई बैठक नहीं बुलाते, कोई रायशुमारी नहीं करते। लाल कारपेट बिछता जाके आप जब गाड़ी से उतरो तो कहीं जूता न गंदा हो जाए। नहीं, बाद में खर्चा भी नहीं पता लगता हो तो आरटीआई लगने से पता लग गया कि बोले जी 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया आशीष जी के 5 मिनट के दौरे पे। क्या? और 6-6 फुट के पेड़, छोटे नहीं, 6-6 फुट के उखाड़ के लाके इधर ठूस लगा दिए, बाद में गिर पड़े। बोले नहीं, पर्यावरण भी देखो कितना अच्छा कर दिया एकदम। आशीष जी, वहां आप लोग कमेटी नहीं बनाते? निश्चित रूप से मैंने ये जो लखनऊ में
जो समिट हुए थे इनके इन्वेस्टर समिट, तब भी ये देखा था कि पेड़ जो आपने जिक्र किए, क्योंकि मैं अंचल गोल्फ सिटी में रहता हूँ यहाँ, और यहीं सेंट्रम एक होटल है जहाँ पे इसकी मीट हुई थी, तो वहां पे भी सड़कों पे गमले लगाए गए और तमाम लाइटें लगी उतनी दिनों के लिए, और वो उसके बाद वो गमले कहाँ सूख के बेकार हो गए सारे के सारे, और बाकी कुछ लोग ही उठा के ले गए, मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो पड़े हुए थे। तो इस तरह बर्बादी बहुत होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो गंभीर विषय है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही बस चर्चा का विषय बनते हैं कुछ दिनों के लिए, और फिर वो सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अभी आज जिस पे हम चर्चा कर रहे थे उस पे एक अहम मुद्दा मुझे और याद आया कि ये जो यूपीएस है, इसमें प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन भी नहीं है। मतलब आप जो एक उसमें तो ये था कि आप प्रोविडेंट फंड अलग से दे रहे हैं और पेंशन अलग से दे रहे हैं, लेकिन जो यूपीएस है उसमें अलग से इस तरीके के फंड का कोई कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है नुकसान करने वाला है, जो ये जिस स्कीम को लाए हैं और जिनको जो बोल रहे हैं उसके बारे में वो बखान तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक फायदा गिना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई फायदा कहीं से भी किसी एंगल से कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। हमने भी उसको 1 घंटा डिबेट से पहले पूरा अच्छे से पढ़ा है बोलने से पहले, कि उसमें मैं भी ढूंढ रहा था कि एक चीज नहीं मिली कहीं की कोई जो दिखा दे कि ये कोई फायदे की चीज होगी। तो लोग, मुझे लगता है सरकार ने जैसे बहुत से कानून बनाए और फिर लोगों के विद्रोह के बाद, अभी हमारे मित्र कह रहे थे किसान कानून वापस लिया, मोदी जी बहुत पब्लिक के कहने पे चलते हैं, तो मित्र आपने ऐसे नहीं लिया था, महीनों लोग वहां डटे हुए थे, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, तब जाके आपने लिया था। तो ऐसी बातें मत करिए, जनता सब देख रहे थे। मैं तो एक ही कसौटी जानता हूं, वो कसौटी ऐसी जो पढ़े लिखे से लेके और सामान्य व्यक्ति तक सब इस्तेमाल कर लेते हैं। विजय बंधु जी, अगर एनपीएस सुंदर होती, अच्छी होती, अगर वो यूपीएस अच्छी होती, आखिर जो विजय जी, ये सवाल बाद में आपसे भी लूंगा, अभी विजय जी से पूछ रहा हूं, फिर दीपक जी आपसे, कि अगर ये यूपीएस अच्छी होती तो 20 साल से नवदुर्गा व्रत निर्जला रह रहा सरकारी कर्मचारी, समझ लो, संघर्ष कर रहा, क्या वो तो शनिवार शाम से लेकर जय जयकार का नगाड़ा बजा देता है, पूरे देश भर में विजय यात्राएं निकाल देता? नहीं। मेरे लिए कसौटी यही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? विजय जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। बिल्कुल सही कहा कि अगर जिसके लिए योजना लाई गई है, अगर उसके हित में होता तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को तमाम बधाइयां सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने लगती और तमाम सारे कार्यक्रम होते, तमाम लोग पत्र लिखते। लेकिन आपको जानकर के बिल्कुल ये आश्चर्य की बात है कि एक भी व्यक्ति यूपीएस के लिए सरकार को, प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं तो झोल है, और उसके पीछे अगर उसमें गहराई में जाते हैं सर हम, तो एनपीएस का पैसा 10% कटता था, 14% सरकार देती थी, बाद में वो पैसा वापस करती थी। हम यहाँ पर ओपीएस की बात अभी नहीं कर रहे। सरकार ने बड़ी चालाकी से ओपीएस को किनारे कर दिया, उसकी चर्चा क्या करा रही है, एनपीएस वर्सेस यूपीएस, उसकी चर्चा हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए था, ओपीएस की चर्चा। अभी इसी में जिसकी तारीफ हो रही है, अगर उसमें बात करें तो 10% हमारा कटता रहेगा, वो कंटिन्यू कटेगा, एनएचडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, और 10% कटौती हमारी होती रहेगी। तो फिर नाम बदलने से क्या हो जाएगा? दूसरा, इसमें तो एक और नुकसान जो अभी लोग चर्चा में है, और तो सही बात भी है, कि हमारा जो 10% कटेगा वो वापस नहीं आएगा। क्यों, क्या करेंगे कि अरे ये तो इंश्योर्ड कर दिया गया। किस बात का इंश्योर्ड किया गया? कि 10% हमारा जो कटेगा उसमें 1 पैसा हमको नहीं आएगा, इसका इंश्योर्ड हो गया। जो 20 साल में फुल पेंशन मिल जाती थी, वो 25 साल का इंश्योर्ड कर दिया गया कि 25 साल मिलेगी। यही इंश्योर्ड है क्या? जो हमारे वेतन का, लास्ट वेतन का ओपीएस में बेसिक सैलरी का 50% मिलता था, इन्होंने कर दिया कि साल भर का अनुपात निकाल कर फिर बेसिक सैलरी तय की जाएगी, फिर इंश्योर्ड कर दिया। तो इंश्योर्ड किस बात का किया? और अभी रणवीर सर यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की लगातार बात होती रहती, लगातार फोन भी आते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ इस व्यवस्था में लगभग अर्धसैनिक बलों की जो सर्विस पीरियड लगभग 20 साल की होती है। इसका मतलब अर्धसैनिक बल कभी भी फुल पेंशन पाएगा ही नहीं, मतलब वो अपने आप बाहर हो गया इस व्यवस्था से। मतलब कितना दुखद चीज है। तो अगर इसके तह में जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि एनपीएस यूपीएस एनपीएस से भी बुरी है। ठीक बात रणवीर जी, ठीक है विजय जी। रणवीर जी,
25 साल आपने नौकरी की तो आपको 50% बेसिक का मिलेगा पेंशन में। ये यूपीएस का मेजर वो है, बाकी तो तमाम प्रावधान है। जो बात अभी विजय बंधु कह रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आर्म्ड फोर्सेस में सामान्यतः सेवा अवधि कम होती है और 25 साल तक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। ऑन एन एवरेज पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जवान की सर्विस टेन्योर कितना होता है कर्मचारी का? देखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का जहां तक सवाल है सेवा का, तो वो पहले 57 साल पूरी सेवा करके रिटायर होते थे, बाद में सरकार ने 3 साल और बढ़ा दिए, 60 साल कर दिए गए। लेकिन अगर कोई जवान, जैसे सेना में 17 साल में रिटायरमेंट आ जाता जवान, तो हमारे यहाँ एक प्रोविजन था केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कि 20 साल के बाद आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपको पेंशन भी 50% मिलेगी। तो अब ये 25 वाला कर दिया, अब जवान की इच्छा शक्ति और लंबा चलेगा, वो फिर और उसके दिमाग चिड़चिड़ा होगा, परिवार को समय नहीं दे पाएगा, फिर आपसी शूट आउट के मामले भी होते रहते हैं, आप बराबर सुनते हैं, आत्महत्याएं भी होती रहती हैं। तो ये 25 ठीक नहीं, आपने 10 साल सेवा के बाद 10,000 दिया, बेहतर होता कि आप 25,000 10 साल सेवा के बाद 25,000 देते। अब जो इन्होंने एक और वो शुरू कर दिया कि पहले तो जो कोई भी सरकारी कर्मचारी आता था, आपको ही मालूम है कि लास्ट जो वेतन लेता था उसका 50% उसको मिल जाता था। अब इन्होंने एक नया, जैसा बंधु जी बोले कि भाई पिछले पूरे साल का औसत निकालो। अब डीए पिछले साल तो कम था, जो जनवरी में डीए उसको 5% 7% कम था, वो तो अब तो ज्यादा होगा ना, तो वो इन्होंने वो और कम कर दिया। कि लास्ट पे ही इसको रखना चाहिए था ना साहब, कि अंतिम। अब अर्धसैनिक बलों में आप वो सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब जवानों की आवाज तो हम लोग उठाएं, रिटायरमेंट के बाद और क्या कर सकते हैं। तो सरकार बिल्कुल नहीं, जवानों की आवाज में के साथ हमारी आवाज भी है, जवानों की आवाज के लिए हमारा कंठ है। रणवीर जी, आशीष जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊं। मैं बस वही कह रहा था कि अब जो नया जो यूपीएस में जो पेंशन में जो डीए है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पहले सैलरी प्लस डीए जो आपका 50% होता है डीए, वो पूरा जुड़ता था। अब डीए पूरा नहीं जुड़ रहा है। जो मैंने उदाहरण दिया था कि 75,000, 1 लाख सैलरी में 75,000 और 1 लाख सैलरी में 53,000, 53,000। अब आप यूपीएस में आपकी वही पेंशन जो है 53,000 हो जाएगी। कैलकुलेशन ऐसा है, ये फर्क है बहुत बड़ा उसमें। और दीपक उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है उसमें जो लोग ऑफिसर्स आते हैं वो मतलब उनकी एज ज्यादा होती है, वो 25 साल तो शायद कर भी नहीं पाएंगे, उनकी उतनी सर्विस बचेगी ही नहीं। ये सब चीजें आएंगी आगे। दीपक जी, मेरी जानकारी कह रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारें एक पखवाड़े में 15 मैक्सिमम 15 दिन के भीतर इसको नोटिफाइड कर देंगे, अपने अपने कैबिनेट में अप्रूव करा के कि यूपीएस चालू हो गई। जैसे महाराष्ट्र ने तो कल रात में कर दी। जहां भी एनडीए का शासन है वो नोटिफाई हो जाएगी, 15 दिन के भीतर भाजपा शासित राज्यों में ये यूपीएस लागू हो जाएगी। मैं पार्टी के तौर पर आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी विशेषज्ञ के तौर पर छोड़िए, प्रशासन के तौर पर भी छोड़िए, आपको लगता है कि ये योजना आपके लिए पॉपुलर सपोर्ट जुटा सकती है? क्योंकि अगर ये योजना में ये करंट होता पॉपुलर सपोर्ट जुटाने का, तो विजय बंधु भांगड़ा कर रहे होते क्या, और जलेबी बांट रहे होते आपके नाम पर? नहीं, 20 लाख परिवार पैरामिलिट्री फोर्सेस के आपका जिंदाबाद कर रहे होते। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जय जय हो रही होती। नहीं, वो इको नहीं सुनाई दे रहा। दीपक जी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं आप, इतना बड़ा फैसला है, और अगर उससे जनता का जो एक वो आता है कि भाई जनता कैसे रिसीव कर रही है हमारे फैसले को, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला एनपीएस से बहुत कुछ सुधरा नहीं है? कमोबेश जो नाराजगी एनपीएस से थी वही यूपीएस से।
फिर आपका ये करने का तात्पर्य क्या रहेगा विनोद जी, दीपक जी? भाई दीपक जी अच्छा जी, भाई चलिए जुड़े तो हमको बताइएगा। विजय बंधु, वही मैं एक सवाल कर रहा हूं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप अटेवा को किनारे रखिए, मान लीजिए आप ही पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे होते, तो अगर कोई भी सरकार का निर्णय जनता की प्रसन्नता का कारण नहीं बने, तो फिर उस निर्णय के बदौलत आप पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं जुटा सकते, ना नाराजगी कम कर सकते। जो नाराजगी एनपीएस में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पॉलिटिकल दल के दृष्टिकोण से भी देखें तो आपने अगर कहा इतना बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला, तो उसके पॉलिटिकल गेन आपको होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं बल्कि नाराजगी और बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन भी है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारे, 2005 का जो एक विज्ञापन का मैटर पड़ा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्य सचिव के यहाँ 1.5 साल से वो फाइल पड़ी हुई थी, कोई सुनवाई नहीं थी। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं सुन रहे थे। लोकसभा का चुनाव उल्टा आया और उसके बाद उसको बिना किसी के कहे कर दिया गया। पॉलिटिकल चेंजिंग का मतलब, पॉलिटिकल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हाँ मेरा इससे लॉस हुआ है तो हम इसको मेंटेन करें, और करना चाहिए। और आपने जो बात बहुत गंभीरता से कही है कि देर सवेर इनको लौट के ओपीएस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ विजय बंधु का नहीं सवाल है, ये बात देश के 1 करोड़ से ज्यादा जो एनपीएस के अंतर्गत हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, उनका है। और लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ लिख करके अपनी समस्याओं को देख रहा है, समझ रहा है कि कहां पर हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है और कहां पर हमारा नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो स्वागत करने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि ऑप्शन और बड़ा हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक मामला गया, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी की इस बात को समझना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, देश का सबसे बड़ा आंदोलन 1 अक्टूबर की रैली, आपने तो उसके पहले भी एक डिबेट चलाई थी। ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1 अक्टूबर हुआ। हम सब बड़े आशान्वित थे कि प्रधानमंत्री जी लेंगे संज्ञान में, बात को करेंगे। उसमें रणबीर जी साहब का सहयोग था, तमाम सारे लोग था, तो हम लोग आशान्वित थे, लेकिन उस पर नहीं सुना गया। अब अभी बुलाया गया तो रणबीर जी आप बैठे हैं, एक लंबा नेतृत्व करते हैं, हम बैठे हैं, या हमारे तमाम सहयोगी संगठन है, कमेटी में किसी को नहीं बुलाया गया, किसी से चर्चा नहीं की गई। हम सब तो यही इंतजार करें कमेटी का रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट में होगा क्या, फिर उस पर प्लस माइनस डिस्कस होगा। कुछ नहीं, जैसे एनपीएस को लाया गया ऐसे अचानक, वैसे यूपीएस को लाया गया। एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण देखें तो अभी लॉस में है, लूज में है, नुकसान में है। ठीक, दीपक सोनकर जी आपको आवाज आ रही है भैया? जी जी आ रही है जी। मैं समझना चाह रहा हूं, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर सवाल जवाब दीजिएगा कि जिस योजना को आप लाए कि भाई एनपीएस से नाराज हो, चलो अब यूपीएस लाए, उस योजना के अनाउंसमेंट के बाद जो उसका कैचमेंट एरिया है, जो उसका कंसर्न एरिया है, जो उसके स्टेक होल्डर है, सरकारी कर्मचारी, उनमें न कोई उत्साह दिखा, न कोई उत्सुकता दिखी, बल्कि और ऐसा लगा कि भैंसा और डबल पानी में चली गई। पहले थोड़ी दिख भी रही थी, बिल्कुल ही अंदर चली गई। नहीं तो पॉलिटिकली तो आपको कैसे लाभ हो सकता है? और एनपीएस के चलते जो नाराजगी थी आपसे कर्मचारियों की, उसकी भरपाई कैसे होगी इस यूपीएस से? क्योंकि जिसके लिए योजना है वो तो माला लेके निकले ही नहीं आपके लिए। सोनकर जी देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर जो भी जनता है ये उसकी निश्चित रूप से हित की बात है, और इस हित बात को समझने के बाद वो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 23 लाख से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित होने वाले हैं, निश्चित तौर पर इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। मगर एक बात और ये भी है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस से कोई भी पेंशन स्कीम चुन सकते हैं, ऑप्शन है। राज्य सरकार चाहे तो इसे अपने आप भी लागू कर सकती है। अगर राज्य में कर्मचारी शामिल होता है तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा भी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएस पूरी तरह कंप्यूटर फंडेड स्कीम है, मतलब इसमें 10% कंप्यूट किया जाएगा और एनपीएस की तरह ही 10% निकले, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में अनफंडेड कंप्यूटर स्कीम थी, इसमें कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था। लेकिन एनपीएस की तरह मोदी जी सरकार ने इस बाजार पर भरोसा छोड़कर फिक्स पेंशन की अथॉरिटी प्रदान करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत सारी जो लाभ होने वाले हैं, चाहे कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पहले 12 महीने बेसिक सैलरी का औसत की बात हो,
चाहे फैमिली पेंशन की बात हो, चाहे एथोरेट मिनिमम पेंशन की बात हो, चाहे महंगाई के हिसाब से डीआर्टिकुलेशन रिलीफ पेंशन की बात हो, चाहे नौकरी के आखिरी 6 महीने की सैलरी भत्ता या अमाउंट के तौर पर दिए जाने की बात हो, तो निश्चित तौर पर जनता इस बात का स्वागत कर रही है। और उत्तर प्रदेश में और देश में जो भी सरकारी कर्मचारी के लोग हैं, जो चाहे पूरे देश भर में 23 लाख से ज्यादा हो, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से देखो, निश्चित तौर पर इसको स्वागत है। ठीक है विजय जी, अंतिम जवाब कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? जी मैं कहना चाहता था, अभी इन्होंने कहा कि अंतिम सैलरी का आपको मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि अगर किसी व्यक्ति का 20 साल नौकरी रही, 15 साल नौकरी रही, 18 साल कुछ भी रही, और उसका एनपीएस कटा 20 लाख रुपए, और उसके बाद लास्ट सैलरी का 6 महीने का वेतन देने की बात कर रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा। 6 महीने का वेतन, अगर एक व्यक्ति का वेतन 1 लाख है तो 6 महीने के 6 लाख, हमारा 15 लाख रुपए रख लिए और 6 लाख रुपए हमको दे दिए, ऊपर से यश कीर्ति अलग से हो रही है। इसको कौन नहीं समझेगा कि 6 लाख रुपए दे करके 15 लाख रुपए एनपीएस का कटा हुआ भाग हमारा आप ले रहे हैं, तो कौन माला पहनाएगा, कौन स्वागत करेगा? और मुझे तो दीपक जी से बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ 2 प्रतिनिधि शिक्षक कर्मचारियों के बैठे हुए हैं, इनको पूरा घोर आपत्ति उस पर है, उससे बात करें, पता नहीं कौन स्वागत कर रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक।